हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज, जो कि कॉरपोरेट अकाउंटिंग हमारा जो पेपर है बीकॉम सेकेंड ईयर का, उसका एक पार्ट है। ठीक है, इट मीन्स बिल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी के अंदर टॉपिक रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ठीक है, सबसे पहली बात है बेटा, क्या होता है रिबेट और दूसरा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। इट मीन्स भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती। सबसे पहली बात, भुनाए गए क्या होता है? इट मीन्स जो हमने पहले डिस्काउंट करा लिया है। इट मीन्स जिनका मैच्योरिटी पीरियड अभी तक नहीं आया है, परंतु मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही हमने बैंक से निकलवा लिए हैं। ठीक है, तो वो होते हैं अब उनके ऊपर डिस्काउंट। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ पर ये देखना है कि जैसे बैंक के पास कोई भी चेक वगैरह आता है या बिल वगैरह आता है और उसकी मैच्योरिटी टाइम अकाउंट्स क्लोज होने के बाद है। जैसे मान लीजिएगा हमें कोई बिल मिलता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने बाद है और बिल हमें कब मिला? 1 मार्च को मिला। तो 1 मार्च के बाद 3 महीने कितने, कौन सी डेट पे पूरे होंगे? 1 मार्च, इट मीन्स मार्च पूरा, अप्रैल और मई। इट मीन्स जो टाइम होगा उस बिल का 31 मई को पूरा होगा। बट हमारे जो अकाउंट क्लोज होते हैं वो 31 मार्च को क्लोज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 महीने का तो पीरियड होगा जो वो अगले महीने का होगा। अब जो हमारा टॉपिक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इट मीन्स जो बिल हमने डिस्काउंट करा लिए, डिस्काउंट का मतलब टाइम से पहले ही निकलवा लिए। ठीक है, तो वो बैंक तो बैंक क्या करेगा, उन पर अब कुछ ना कुछ डिस्काउंट काटेगा। जैसे कि मान लीजिएगा एक बिल था, अभी हमने कहा कि 3 महीने का बिल है। 3 महीने का बिल है या फिर कोई चेक वगैरह है, हमने बैंक में जमा करा दिया। बैंक ने पेमेंट जो करनी है उसको 3 महीने बाद करनी है। ठीक है, परंतु जो कस्टमर है उस चेक पे जो पैसे हैं वो टाइम से पहले ही निकलवा लेता है। इट मीन जिस टाइम पे जमा कराया उसी टाइम पे निकलवा लिया। ठीक है, अब बैंक ने एक तरह से टाइम से पहले पेमेंट कर दी, 3 महीने पहले पेमेंट कर दी। ठीक है, जो कि 3 महीने बाद पेमेंट करनी थी वो 3 महीने पहले ही पेमेंट कर दी कस्टमर को। तो इसके बदले में क्या करेगा, बैंक कुछ ना कुछ डिस्काउंट काटेगा। तो जो बैंक ने डिस्काउंट काटा है ना, मान लीजिएगा 600 रुपये काट लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 महीने के कितने काट लिए उसने? 200 रुपये, क्योंकि 3 महीने के 600 रुपये हो गए तो 1 महीने के 200 रुपये हो गए। ठीक है, तो इसको बोलेंगे रिबेट। किसके ऊपर? ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, कि जो बिल डिस्काउंट कराए गए हैं, टाइम से पहले, मैच्योरिटी से पहले निकलवाए गए हैं जिस बिल से पैसे, उसके ऊपर रिबेट। बैंक के लिए तो क्या होगी वो, बेनिफिट हो गया ना, कि बैंक ने एक तरह से 600 रुपये काट करके बाकी की अमाउंट पे कर दी कस्टमर को। मान लिया 10,000 रुपये का था चेक और उससे 600 रुपये काट करके 94 रुपये कस्टमर को दे दिए। यहाँ पे 600 रुपये क्या हुआ, 600 रुपये बैंक की इनकम हो गई। क्लियर हुआ? तो इसलिए इसको कहते हैं कि रिबेट, जो उसको टाइम से पहले पेमेंट करने के बदले में मिली है। देखो, जब एक बैंक बिलों को भूनता इट मीन्स डिस्काउंट करता है, तो उन पर आपकी पूरी कटौती की राशि को कटौती खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, परंतु इन भुनाए गए बिलों में से कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो वर्ष के अंत तक भुगतान के लिए परिपक्व नहीं होते। देखो, हमने क्या कहा कि जब एक बैंक बिलों को भूनता है, मीन्स एक बैंक जो उसके पास जो बिल आए हैं उनको
डिस्काउंट करता है, भूनता इट मीन्स डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट का मतलब टाइम से पहले उनकी पेमेंट करता है। तो इन पर जो अर्जित पूरी कटौती की राशि, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 10,000 रुपए का बिल था, उसने कस्टमर को 9400 रुपए दिए, तो 600 रुपए बैंक की इनकम हो गई। ठीक है, तो वो जो पूरी कटौती कितनी हुई, 600 रुपए की राशि को कहाँ डालेंगे, वो क्रेडिट में जो डिस्काउंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि उसको रिसीव हुई है इसलिए उसकी इनकम होगी, किसकी, बैंक की। ठीक है, परंतु इनमें इन भुनाए गए बिलों में से कुछ बिल ऐसे भी हैं, इट मीन्स कहने का क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो जो बिल था वो 3 महीने का था और 1 मार्च को मिला हमें, इट मीन्स वो कब खत्म होगा, उसका टाइम 31 मई को खत्म होगा, परंतु हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। इसका मतलब 2 महीने का जो टाइम पीरियड है वो, या 2 महीने का जो डिस्काउंट है वो अगले साल की इनकम हुई। इस साल की इनकम तो सिर्फ हमारी 1 महीने की हुई ना, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। हमने कहा 3 महीनों के 600 रुपए काटे, तो 1 महीने की कितने हो गए, 200 रुपए। इट मीन करंट ईयर की जो डिस्काउंट की जो इनकम हुई है वो कितनी हुई है, 200 रुपए हुई है, और अगले साल की कितनी होगी, 400 रुपए होगी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है कि इन भुनाए गए बिलों में से कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जो वर्ष के अंत तक भुगतान के लिए परिपक्व नहीं होते, इट मीन साल के एंड तक वो मैच्योर नहीं होते। ठीक है, साल का एंड 31 मार्च है, परंतु उनका मैच्योरिटी टाइम है जो वो कितना है, 31 मई है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बिलों के संबंध में अर्जित ब्याज को, तो इन बिलों के संबंध में कितना ब्याज अर्जित किया गया, 600 रुपए, को पूर्ण रूप से चालू वर्ष के दौरान अर्जित नहीं माना जा सकता। ठीक है, चालू वर्ष का तो सिर्फ कितना हुआ, 200 रुपए। देखो एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लीजिए एक्स ने स्टेट बैंक से 1 मार्च 1995 को एक 3 महीने का बिल भुनाया, वही एग्जाम्पल सेम, कि 1 मार्च को 3 महीने का बैंक बिल है जो भुनाया, जिस पर बैंक ने 600 रुपए कटौती के लिए। ठीक है, तो बैंक ने 3 महीनों के कितने पैसे काटे, 600 रुपए काटे। खाते बंद होने की तिथि प्रतिवर्ष 31 मार्च है, तो इस बिल के परिपक्व होने की तिथि 31 मई हुई, 31 मई 1995। तो ऐसी दशा में क्योंकि 600 रुपए 1 मार्च को ही कटौती खाते में क्रेडिट कर दिए होंगे, जिसमें से अप्रैल और मई से संबंधित कटौती जो 200 रुपए प्रति माह की दर से 400 रुपए आती है, अगले वर्ष से संबंधित है। समझ आया बेटा, हेलो, क्लियर हो गया। तो इसलिए कहता है, तो यह ऐसी आय है जो इस वर्ष प्राप्त हो गई है परंतु कमाई नहीं गई है, क्योंकि इस साल हमें टोटल 600 रुपए मिले हैं, परंतु कमाए तो सिर्फ 200 रुपए हैं, तो इसका मतलब 400 रुपए इनकम ऐसी है जो हमें इस साल मिल गई है परंतु कमाई नहीं है। इट मीन इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। तो ऐसे बुनाए गए बिलों पर छूट, जिनको हम बोलेंगे रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग, या फिर अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, या डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस कहेंगे। क्लियर हुआ कि जो कि डिस्काउंट हमें एडवांस में रिसीव हो गया, तो हमें क्या करना है, क्योंकि जो डिस्काउंट है ये डिस्काउंट है बैंक की इनकम है, बैंक की इनकम है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस के 4 शेड्यूल पढ़े थे, शेड्यूल 13 से लेकर के शेड्यूल 16 तक, है ना। जो इनकम थी उसमें शेड्यूल 13 और शेड्यूल 14 था, और जो शेड्यूल 15 एंड 16 किस में थे, एक्सपेंडिचर्स में था। तो ये जो इनकम हुई है बैंक की, तो ये किस में आएगी, शेड्यूल 13 में आएगी, इंटरेस्ट अर्नड के अंदर। ठीक है, और कौन से हेडिंग के अंदर, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस एंड डिस्काउंट ऑन बिल शीर्षक के अंतर्गत आएगी। क्लियर हो गया। इसलिए वर्ष के अंत में असमाप्त कटौती की राशि यदि एडजस्टमेंट में दी हुई है, इट मीन साल के एंड में हम ये देखेंगे कि जो बिल डिस्काउंटेड है इनकी अमाउंट एडजस्टमेंट में दे रखी है या फिर कहाँ। अगर एडजस्टमेंट में दे रखी है तो 2 जगह ट्रांजेक्शन होगी, कहाँ, एक बार तो हम इंटरेस्ट अर्नड हेडिंग के अंदर दिखाएंगे शेड्यूल 13 में, इंटरेस्ट ऑन एडवांस एंड डिस्काउंट ऑन बिल हेडिंग के अंदर, और दूसरी बार हम उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहाँ पे, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में। अभी हमने बैलेंस शीट नहीं पढ़ी है, शेड्यूल 5 आएगा, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। ठीक है, तो वहां हम इसको दिखाएंगे, तो ये पॉइंट आगे पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या आता है, इसके लिए हम कौन क्या एंट्री करनी पड़ेगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है, मीन्स विद द अमाउंट ऑफ एन एक्सपायर्ड डिस्काउंट,
कि जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंटेड मीन्स जो डिस्काउंट अगले साल से रिलेटेड है उस अमाउंट से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। बट अगर जो असमाप्त कटौती बैलेंस शीट में दे रखी हो तो सिर्फ एक जगह एंट्री होगी, और वो भी कहाँ पर, बैलेंस शीट में। ये तो हमें पता है कि अगर एडजस्टमेंट में होती है तो हम दो जगह ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा हो तो हम सिर्फ उसकी एक जगह एडजस्टमेंट एंट्री, तो एक जगह पे उसके एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे यही हमारा जो अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है अगर ट्रायल बैलेंस में दे रखा होगा तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन हेड के अंदर, ठीक है। अब बेटा जी एक पॉइंट और आता है कि जो हमारा मैच्योरिटी टाइम होता है, ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर मान हमें टाइम पीरियड निकालना है कि कौन सी डेट पे हमारा कोई भी बिल है मैच्योर होगा, तो हम क्या करते थे, जितने भी महीने दे रखे होते थे या डेज दे रखे होते हैं उनको टोटल करते हैं, उनको काउंट करते हैं, प्लस 3 डेज उसमें क्या कर देते हैं, ग्रेस पीरियड ऐड कर देते थे। याद आया कुछ कि हम लोगों ने किया था पहले, है। तो वही पॉइंट है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या दे रखा है, फॉलोइंग बिल्स वर डिस्काउंटेड फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप टू 31 मार्च 1995। क्या कहा कि बिल डिस्काउंट कराए गए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 31 मार्च 1995 तक। डेट ऑफ बिल 10 जनवरी 1995 है, अमाउंट दे रखी है, टर्म्स दे रखी है 4 महीने, ठीक है। रेट ऑफ डिस्काउंट आगे पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे 15 फरवरी, 22 और मार्च इस टाइप से दे रखे हैं, 16 अक्टूबर। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग। तो हमें ये निकालना है कि कितना रिबेट बनता है, रिबेट हम रेट के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे और टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड एज ऑन 31 मार्च 1995। ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट टू बी सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करनी है, ठीक है बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या दिखाना है, इंटरेस्ट अर्नड दिखाना है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ड्यू डेट क्या बनेगी। जैसे हमारे पास पहला है 10 जनवरी 1995, टर्म कितनी है, 4 महीने की है, तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी। ड्यू डेट के लिए हमने 3 डेज ग्रेस ऐड करने हैं, तो 10 जनवरी है, 10 फरवरी एक महीना हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, इट मीन 10 मई को हमारे 4 महीने पूरे हो जाते हैं, उसमें 3 दिन और ऐड कर दो, 10 और 3 13, तो 13 मई हमारा पहले का क्या बनेगा, ड्यू डेट बनेगी 13 मई 1995 को, ठीक है। अब यहाँ पर यह कहता है इन्होंने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए कैसे, आफ्टर फॉलिंग 31 मार्च 1995, क्योंकि इंटरेस्ट अर्नड, ठीक है, और हमने इन्होंने कहा है कि हमें रिबेट निकालनी है टोटल कितनी होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है कितना होगा। अब हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी इनकम इस साल की है और कितनी इनकम अगले साल की है, क्योंकि 10 जनवरी से लेकर के 4 महीने और ऐड किए तो हमारा जो टाइम पीरियड बना है 13 मई, ठीक है। तो मार्च के बाद कितने दिन, 31 मार्च के बाद अप्रैल पूरा महीना और मई के 13 दिन, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, और मई के 13 दिन, तो टोटल कितने हो गए, 43 दिन। तो इसका मतलब 43 डेज अगले साल से रिलेटेड है। तो हमने तो ये देखना है कि अगले साल से रिलेटेड कितने हैं और करंट ईयर से रिलेटेड कितने हैं। समझ आया बेटा ये वाला पॉइंट। तो अमाउंट होगी पास 20,000 है, रेट 16% दे रखी है, तो प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट फॉर डेज फॉलिंग आफ्टर 31 मार्च, कि वो डेज निकालने जो 31 मार्च के बाद आते हैं, हमने निकाल लिया कि 43 डेज हैं, तो 20,000 पे 16% रेट से 43 दिन का निकाल लेंगे। अब ये देखना है कि साल हमारा लीप ईयर है या फिर सिंपल है, 1995 लीप ईयर नहीं है इसलिए 365 से डिवाइड करेंगे, तो 43 दिन के कितना प्रोपोर्शनेट अमाउंट बनी, 377 रुपये, ठीक है। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें टोटल 20,000 गुना में 16% रेट से 4 महीने का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1,067 रुपये बनेंगे। देखो लिख रखा है ना लास्ट कॉलम में, टोटल
डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ठीक है, अगर हम आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 20,000 गुना में 16% गुना में 4 महीने, इट मीन 4/12, 4 महीने का कैलकुलेट करेंगे, टोटल आएगा 1,067। और 43 दिन, इट मीन 31 मार्च के बाद जो 43 दिन है उनका कितना बनेगा, 377। इट मीन 377 रुपये तो अगले साल से रिलेटेड हैं। टोटल 1,067 में से 377 घटा दो, बाकी जो बच गए वो हमारे करंट ईयर के हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ जी। ऐसे ही फिर अगला देखो, आगे दे रखा है 15 फरवरी और 6 महीने हैं। तो 15 फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इट मीन्स 15 अगस्त तक हमारे बनते हैं 6 महीने। 3 दिन और ऐड कर दो, 15 और 3 18, इट मीन्स 18 अगस्त हमारा क्या बनेगा, ड्यू डेट बनेगी। 31 मार्च के बाद कितने दिन पड़ते हैं वो आप 31 मार्च के बाद वाले चेक कर लेंगे सारे। 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, इट मीन्स अप्रैल, मई, जून डेज कैलकुलेट करोगे आप लोग। अप्रैल में कितने दिन, 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और उसके बाद 18 दिन अगस्त के। क्लियर? आई बात समझ में बेटा? हाँ, तो ये टोटल डेज बन जाएंगे 140। ठीक है, 31 मार्च के बाद जो दिन बढ़ेंगे बाकी 140 बनेंगे। तो फिर वही 25,000 गुना में 18% रेट से 140 दिन का निकाल लेंगे एक बार, और एक बार हम पूरा 6 महीने का कैलकुलेट करेंगे। 25,000 गुना में 18% गुना में 6/12। ठीक है, तो टोटल बनेंगे 2250। ऐसे ही फिर आप अगला करोगे, 22 मार्च के बाद 2 महीने हैं, तो 22 मार्च है ये, तो 22 अप्रैल 1 महीना हो गया, और 22 मई 2 महीने हो गए। ठीक है, तो 22 और 3 25, तो 25 मई हमारी ड्यू डेट आ जाएगी। ओके, फिर मार्च के बाद 31 मार्च के बाद कितने दिन बनते हैं, तो वो कैलकुलेट कर लोगे, 55 डेज। ठीक है, समझ आया पॉइंट? तो अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे वही 55 दिन का अलग से, 2 महीने का अलग से। अब उसके बाद आता है 16 अक्टूबर 1994। हमारे अकाउंट्स कब स्टार्ट हुए, 1 अप्रैल 1994 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 1995, एक साल पूरा हुआ ना। तो 1 अप्रैल 1994, अब यहाँ इन्होंने 16 अक्टूबर 1994 दे रखे और 5 महीने, तो अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इट मीन्स 16 मार्च तक हमारे पूरे 5 महीने हो जाते हैं। और 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 मार्च, है ना। अब 19 मार्च है, 31 मार्च के तो बाद का टाइम तो है नहीं इसमें, इसलिए ड्यू डेट इसकी 19 मार्च। तो नंबर ऑफ डेज फॉलोइंग आफ्टर 31 मार्च कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च से पहले ही वो डिस्काउंट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे नील हो जाएगा। फिर 10% रेट से 10,000 पे 16% रेट से 5 महीने का 667 रुपये। ठीक है, तो अब आप यूं देख सकते हैं कि टोटल कितना बनता है इस साल का डिस्काउंट, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना बनता है, 4,384। और 31 मार्च के बाद का डिस्काउंट कितना बनता है, टोटल कर लिया 2,465 रुपये। ठीक है, तो आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, तो हम यहाँ देख लेंगे कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, जो कि बैलेंस शीट में हमने शेड्यूल 13 में दिखानी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो, या तो बेटा आप यूं कर सकते हो, हर एक का देख लो भाई, जैसे पहला था 1,067 में से 377 अगले साल के हैं, तो इस साल के कितने बच गए, डिफरेंस बच जाएगा ना, 1,067 में से 377 घटा दो, ये बचेगा ना, जो कि हमारी इस साल की इनकम होगी। तो हमने क्या किया, टोटल इकट्ठा ही कर लिया, अलग अलग ना करके इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठे पे ही फिर हमने रिबेट माइनस कर दिया, और बाकी बचा हुआ है जो भी, वो हमारा हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। तो टोटल डिस्काउंट हमारा बनता था 4,084। 31 मार्च के बाद का कितना बनता है अगले साल से रिलेटेड, 2,465, इट मीन इस साल का कितना बना, 1,919 रुपये। तो करंट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें 1,919 रुपये दिखाएंगे हम। ठीक है, तो इसलिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है, अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड तो 2,465 है, तो इसलिए हम यहाँ 2,465 से एंट्री कर देंगे। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? यस, गुड।
अब अगला क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग वर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बैंक एज ऑन 31 दिसंबर 1987। क्या कहा कि एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं बैलेंस शीट का 31 दिसंबर 1987 को। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 1 जैन 1987। उन्होंने क्या कहा, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट है। इट मीन्स अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट तो अगले साल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो वो 3,000 रुपये है। डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, टोटल डिस्काउंट कितना है 23,100 रुपये। देखो टोटल कितना है 23,100 रुपये, और अगले साल से रिलेटेड कितना है 3,000 रुपये। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट ईयर का कितना बच गया, डिफरेंस बच जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रखे हैं। बिल्स वर डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर एज फॉलोज। इस टाइप से बिल्स डिस्काउंट कराई गई। कहता है सबसे पहले सीरियल नंबर है, नेक्स्ट होता है अमाउंट ऑफ द बिल। बिल की राशि कितनी है 20,000, 30,000, 45 और 50। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 12, 15, 16, 18। एंड ड्यू डेट इनकी दे दी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे इन्होंने ड्यू डेट दे दी। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में इशू डेट थी, ध्यान देंगे एक बार। क्वेश्चन देखो, डेट ऑफ बिल है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दे रखी है डेट ऑफ बिल, और इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें ड्यू डेट। इट मीन्स इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड करके तब दे दिया इन्होंने हमें ड्यू डेट, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, तो अगला आता है गिव नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट, rebate on bill discounted account, how much discount will be credited to the profit and loss account of 1987। ठीक है, तो ये कहता है कि कितना भाई हमें प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। ड्यू डेट दे रखी है सबकी, एक 31 जनवरी, 31 मार्च, 29 फरवरी और 27 नवंबर 1987। तो ये तो इनकी ड्यू डेट दे दी। मंथ दे रखे हैं, नंबर ऑफ मंथ्स कितने कितने बनते हैं 31 मार्च तक, मतलब हमारे जो ये इशू किए जाते हैं जनवरी को, सॉरी 31 दिसंबर को इशू किए जा रहे हैं। देखो सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, फॉलोइंग वर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बैंक एज ऑन 31 दिसंबर। ठीक है, तो 31 दिसंबर के एक्सट्रैक्ट है ये। ड्यू डेट है 31 मार्च, इट मीन कितना महीना हो गया, एक महीना, सॉरी 31 मार्च नहीं, 31 जनवरी 1988 है, और 31 दिसंबर 1987 को एक्सट्रैक्ट है ये बैलेंस शीट का। ठीक है, मीन्स बैलेंस शीट का विवरण है। तो डिफरेंस कितना हुआ, एक महीना। तो 20,000 पे 12% रेट से एक महीने का कैलकुलेशन करेंगे हम, कितना बनता है नेक्स्ट पेयर डिस्काउंट 200 रुपये। क्लियर हुआ पॉइंट। अगला है फिर 31 दिसंबर 1987 से 31 मार्च 1988 तक, इट मीन 3 महीने हो गए। तो 30,000 गुना में 15% रेट से फिर 3 महीनों का कैलकुलेट करेंगे। अगला है फिर 29 फरवरी, इट मीन 2 महीने का कैलकुलेट करेंगे। और फिर नीचे 27 नवंबर है, तो ये 31 मार्च तक कोई नहीं बनता, इट मीन नील हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्काउंट बना हमारा 2525 रुपये। ये है हमारा अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट। इट मीन्स अगले साल से रिलेटेड हमारा जो डिस्काउंट है वो कितना है 2525 रुपये। जबकि ऊपर क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या दे रखा है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 1 जनवरी 1987। ये है 1 जनवरी 1987 को कितने थे 3,000 रुपये, और साल के एंड में 31 दिसंबर 1987 को बने हमारे कितने 2525 रुपये। क्वेश्चन समझ आ रहा है बेटा। देखो सब सबसे पहले हमें क्वेश्चन की समझ आनी चाहिए। इन्होंने यूं कहा है हमें क्वेश्चन में शुरू से कि 31 दिसंबर को हमारे पास ये था, इट मीन 3,000 रुपये तो रिबेट था जो कि अनएक्सपायर्ड था, वो अगले साल से रिलेटेड है। 1 जनवरी 1987 को, इट मीन्स 1 जनवरी 1987 को है 3,000 रुपये थे, और 31 दिसंबर को हमने ये लिया। ठीक है, और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड कितने भुनाए गए करंट ईयर में, टोटल 23,100 रुपये। जबकि हमारे पास जो बिल थे वो इस प्रकार थे जिनकी ड्यू डेट 31 मार्च के 31 दिसंबर के बाद पड़ती है, वो ये हैं। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे पास टोटल अनएक्सपायर्ड जो डिस्काउंट हुआ
31 दिसंबर 1987 के बाद वो हुआ 2525 रुपये। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछले साल के कितने थे। ठीक है, पिछले साल के 3000 रुपये थे, क्योंकि क्वेश्चन में 1 जनवरी 1987 को दे रखे हैं, इसका मतलब साल के स्टार्टिंग में है। और करंट ईयर में कितने हो गए, 2525 रुपये। तो पहले हम पिछले साल के ट्रांसफर करेंगे। तो पिछले साल के जो क्रेडिट था इस साल हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, तो रिबेट को डेबिट करेंगे। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट 3000 टू डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया ओपनिंग बैलेंस किसमें, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अकाउंट में। ठीक है, और फिर कितने डिस्काउंट किए करंट ईयर में, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड ड्यूरिंग द ईयर 23,100 रुपये। तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट वर्ड लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं। बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा साल के स्टार्टिंग का। अब लास्ट में साल के एंड में जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, वो कितने हैं, 2525। तो कितने हो गए, डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू रिबेट बिल डिस्काउंटेड। अब देखो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड हमारे पास 2525 हैं, पिछले हमारे पास 3000 रुपये डेबिट बैलेंस है, और इस साल का 2525 हमारे पास क्रेडिट बैलेंस है। तो जो डिफरेंस रहेगा वो किस में ऐड कर देंगे हम, 23,100 में। तो देखो, पहले हम अकाउंट बना के देखो, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 3000 रुपये है, क्लियर। और डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड करंट ईयर में हमारे कितने आए, 2525। तो टोटल कितने हो गए, 5525 रुपये। उसमें से 3000 रुपये पिछले साल के हैं। ठीक है, टू 31 दिसंबर को, क्योंकि पिछले वाले तो राइट ऑफ कर देंगे। तो करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भी कितना हुआ, 2525। अब डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट बनाएंगे। तो देखो, नेट अमाउंट ऑन बिल ऑन डिस्काउंट स्टार्टिंग में कितने थे, 23,100 रुपये थे। ये देखो कैलकुलेशन नीचे, डिस्काउंट टोटल था 23,100, प्लस ऐड कर दिया 1 जनवरी वाले, तो टोटल हो गए कितने, 26,100। इसमें से करंट ईयर के माइनस कर दो, रह गए 23,575 रुपये। तो ये 23,575 रुपये हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे। समझ आया बेटा ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि 23,100 तो करंट ईयर के थे, मतलब, और 3000 रुपये पिछले साल के थे। तो टोटल हो गए, उसमें से करंट ईयर वाले जो अगले साल से रिलेटेड है वो माइनस कर दो, बाकी बचे हुए हमारे करंट ईयर के बच गए, और वो 23,575 रुपये उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ऑन 31 March 2008 Progressive Bank had a balance of 9 crore in rebate on bill discounted account। ठीक है, प्रोग्रेसिव बैंक ने के पास बैलेंस है 9 करोड़ रुपए का रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट के अंदर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2009 प्रोग्रेसिव बैंक डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। ध्यान देंगे कि बैंक के पास बैलेंस है 9 करोड़ रुपए का, किसमें, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट के अंदर। ठीक है, इट मीन्स टोटल जो रिबेट है वो कितनी है, 9 करोड़ रुपए की है 31 मार्च 2008 तक। ठीक है, इन्होंने कहा है कि साल के दौरान 31 मार्च 2009 में, इट मीन्स ये तो 31 मार्च 2008 के हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में, और पूरे साल इट मीन्स अगला साल जो आया 1 अप्रैल 2008 से स्टार्ट होकर के 31 मार्च 2009 तक, इस दौरान प्रोग्रेसिव बैंक ने डिस्काउंट किए बिल 4,000 करोड़ रुपए के, जिन पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ 18% पर एनम से। द एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। इट मीन जो डिस्काउंट का जो पीरियड है वो 73 डेज रहा है। इट मीन्स एवरेज सा ये रहा कि 31 मार्च के बाद जो डेज फॉलिंग आते हैं जिनके लिए डिस्काउंट जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है वो 73 दिन का है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा, तो आप यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन में कि करंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना होगा। देखो दूसरी जनरल एंट्री चेक करो, 4,000 करोड़ हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मल्टीप्लाई 73 डेज, इट मीन्स अगले साल से रिलेटेड 144 करोड़ रुपए हैं। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन कहते हैं ऑफ दीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ rupees 600 crore were due for realization from the acceptor oblique customer after 31st March 2006। जो 4,000 करोड़ थे ना, इनमें से 600 करोड़ हैं वो 31 मार्च 2009 के बाद के हैं। इट मीन्स वो ड्यू होंगे कब? 31 मार्च 2009 के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें पहले तो 4,000 करोड़ पे निकाल लेंगे, फिर एक बार हम 600 करोड़ पे निकाल लेंगे। इससे डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितना बनता है। देखो डिफरेंस पहले कितना था, 9 करोड़ तो पहले का। करंट ईयर में कितना कर लिया हमने, 4,000 करोड़ पे 18% रेट से 73 दिन का। देखो ये कैलकुलेट किया हमने, 1,144 करोड़ हो गया। ठीक है, तो 144 प्लस 9 कितना हो गया, 153। अब उसमें से फिर हम ये देखते हैं 600 करोड़ अगले साल से रिलेटेड हैं। तो उसके बाद कहता है एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31 मार्च है वो 36.5 दिन है। तो ये कैलकुलेट करता है करने के लिए कि आपको रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड कैलकुलेट करना है और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले रिबेट देखेंगे। देखो बेटा माइंड में हमेशा रखना, रिबेट मीन्स जब भी वर्ड आएगा तो अगले साल से रिलेटेड है, और डिस्काउंटिंग ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज इट मीन्स करंट ईयर में ओवरऑल कितना है। ठीक है, उस ओवरऑल में से अगले साल से रिलेटेड है वो माइनस कर दो, तो इस साल का हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ऊपर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 31 मार्च 2008 को, इट मीन पिछले साल के जो रिबेट थे वो जो कि करंट ईयर के लिए है वो 9 करोड़ है। अब करंट ईयर में हमारे 4,000 करोड़ रुपए टोटल डिस्काउंट है। तो 4,000 करोड़ पे हमने करंट ईयर के लिए निकाला 18% रेट से 73 दिन का 144 करोड़। तो टोटल कितने हो गए, 144 प्लस 9। ठीक है, तो कितना हो गया उसमें से हमारे पास 153 करोड़। ठीक है, अब डिस्काउंट ऑन बिल्स 600 करोड़ जो कि अगले साल से रिलेटेड है, क्वेश्चन में दे रखे हैं 36.5 एवरेज डेज हो गया, तो वो हो गए 10.80। तो आप इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा करंट ईयर से रिलेटेड बच जाएगा। ठीक है, देखो डिस्काउंट 9, पहले वाले में डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड 9 क्रेडिट है, फिर डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड 144 क्रेडिट है, टोटल क्रेडिट हो गया 153, फिर डेबिट हो गया डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड 10.80। तो उसमें से घटा देंगे तो बच गया कितना, 142.20 रुपये बच गया। ये हो गया ना, इट मीन्स 142 करोड़ 20 लाख रुपए बच गए, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जो कि करंट ईयर से रिलेटेड हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ आया? हाँ जी, सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्योंकि बिल्कुल मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि पिछले साल के 9 करोड़ थे, इस साल 144 करोड़ और हो गया, उसमें से फिर 600 करोड़ अगले साल से रिलेटेड है, इट मीन 2010 से रिलेटेड है, तो वो घटा दो, बच गया जो वो हमारा करंट ईयर की इनकम हो जाएगी। ठीक है, और उसको हम इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट एडवांस और अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट के अंदर दिखा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर। हाँ बेटा, जब करोगे तो बेटा समझ में, एक क्वेश्चन करा देती हूँ ना इससे रिलेटेड, समझ में आ जाएगा। फिर सिर्फ एक एक क्वेश्चन करा दूंगी, तीसरा तीसरा। कहता है फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मॉडर्न बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 1992। इन्होंने कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है आपने। ठीक है, सबसे पहले अब आपको वो चारों शेड्यूल लर्न होने चाहिए। इन चारों शेड्यूल में हमने आइटम्स पुट करने हैं। ठीक है, ये थाउजेंड्स में दे रखे हैं हमें, क्योंकि ऊपर 3 जीरोज लिखा हुआ है ना ओमिटेड, इसमें वो 3 जीरो इन्होंने हटा रखी है इसके पीछे से। और देखो एक एक पॉइंट उठाएंगे और शेड्यूल बना लेंगे। काम करने का तरीका क्या होगा, देखो सॉल्यूशन में मॉडर्न बैंक
नेम लिखेंगे, कौन से बैंक का बना रहे हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1992। इसमें शेड्यूल हमारे पास, पहले आप शेड्यूल बना लो इस टाइप से, ठीक है। इनकम, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13, अदर इनकम शेड्यूल 14, फिर टोटल एक्सपेंडिचर्स में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, ठीक है। फिर टोटल, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल के कितने हैं, पिछले साल का कितना था, फिर अप्रोप्रिएशन। ये हमारा शेड्यूल फिटनेस एक तरह से ये फॉर्मेट बना लेंगे हम। फिर उसके बाद सभी शेड्यूल्स का भी फॉर्मेट बना लेंगे। शेड्यूल 13 इंटरेस्ट अर्न, ठीक है, इस साइड पर्टिकुलर्स हो जाएगा दूसरे साल, दूसरे साइड ईयर एंडेड लिख देंगे 31 मार्च 1992। हमें करंट ईयर का, क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन में एक साल का ही डाटा दे रखे हैं, अगर 2 सालों का डाटा होता तो हम यहाँ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 ईयर्स का डाटा शो करते, ठीक है। ऐसे ही अगला अदर इनकम, तीसरा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और चौथा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है। जो हमारे 13 और 14 है वो इनकम से रिलेटेड हैं, और 15 और 16 है वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड और ऑपरेटिंग, इट मीन्स खर्चों से रिलेटेड हैं, ठीक है, पेमेंट और खर्चों से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है क्वेश्चन में जो लिखा है उन्होंने, आप मुझे एक एक करके बताएंगे कि कौन कहाँ पर आएगा, ठीक है। कहता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। अब इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट हमारा किससे रिलेटेड होगा, जो कि 2352 है, तो किससे रिलेटेड होगा बेटा, बताएं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटेड हमारा कहाँ पर होता है, इंटरेस्ट अर्न से रिलेटेड होंगे। तो हम सबसे पहला जो शेड्यूल 13 है इंटरेस्ट अर्न में, फर्स्ट नंबर पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में दिखा देंगे 2297 रुपये, ठीक है। क्लियर। देखो क्वेश्चन में हमें दिया उन्होंने 2352 और वहां पे लिखा हमने 2297, इट मीन्स उससे रिलेटेड हमारे पास कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर होगी। और वो एडजस्टमेंट हम पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्या क्या कहा उन्होंने, क्योंकि हमें अदर इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन फॉर द फॉलोइंग। आपको टैक्स के लिए प्रोविजन बनाना है, टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, एक 148 की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 92, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, देखो यहाँ पे दे रखी है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हमारा डिफरेंस रहा। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट एज ऑन अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1991 को 33 रुपए का रिबेट था। इट मीन्स 1 अप्रैल 1991, इट मीन्स पिछले साल हमें करंट ईयर के लिए 3300 रुपये मिले, 33 रुपये। और इस साल 31 मार्च 1992 को है टोटल 88 रुपये डिस्काउंट, ठीक है। देखो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड ओन, बढ़ दिया ना ओन, ओनली अगर यहाँ फोर होते तो सिर्फ इस साल के थे, अब उन्होंने कहा है कि ओन, इट मीन इस साल के कितने टोटल 88 रुपये हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास करंट ईयर के लिए स्पेशल कितने बचेंगे, देखो नीचे वर्किंग नोट में जाओ, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव टोटल है कितने 2352, ठीक है। साल के स्टार्टिंग में कितने थे 33, साल के एंड में कितने 88। या तो आप ऐसे कर लो कि 33 88 में से 33 माइनस कर दो, वो हमारे सिर्फ करंट ईयर के बच जाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस जो उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। या फिर भाई हमारे पास टोटल इंटरेस्ट डिस्काउंट कितना आया, तो 2352, उसमें से पिछले साल के कितने हैं इसमें से ऐड कर देंगे, और इस साल के कितने हैं वो माइनस कर देंगे, टोटल है जो, ठीक है। इस साल रिबेट कितना है, तो बच गया 2297 रुपये। तो ये 2297 शेड्यूल 13 में दिखा देंगे हम, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट में 2297 रुपये। क्लियर हुआ पॉइंट। इस पॉइंट पे चलो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम है, तो इंटरेस्ट अर्नड हेडिंग के अंदर ही चली जाएगी 112 रुपये, ठीक है। देखो साथ साथ में देखते चले जाओ, 13 शेड्यूल में इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 112 रुपये, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है फिर इंटरेस्ट ऑन बैलेंस, ये भी सेम है, इंटरेस्ट इनकम है,
तो इसको भी हम इंटरेस्ट अर्न्ड हेडिंग के अंदर ही दिखा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। नेक्स्ट पॉइंट है कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज। तो ये बेटा क्या है, हमारे हमने कमीशन दिया होगा, एक्सचेंज के होंगे, ब्रोकरेज के होंगे, तो ये हमारे कहाँ चले जाएंगे, बताओ जल्दी जल्दी साथ साथ में। तो इसको आप यहाँ दिखा देंगे अदर इनकम्स में। इट मीन्स हमें कमीशन रिसीव हुआ, एक्सचेंज है, ब्रोकरेज है, अदर इनकम्स में चले जाएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है, क्या कहता है अगला पॉइंट, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रॉफिट है, अदर इनकम में चला जाएगा। अब इसी के साथ में बेटा हमें एडजस्टमेंट भी दे रखी है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है 12 रुपए की। प्रॉफिट कितना हुआ 122 का, और लॉस हुआ 12 रुपए का, तो घटा करके हम यहाँ दिखाएंगे, देखो अदर इनकम्स में चले जाओ, प्रॉफिट ऑन सेल 122 माइनस लॉस कर देंगे, है ना 110 रुपए चला जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अब यहाँ देखो हमारे पास जो डिपॉजिट है, इट मीन्स बैंक के पास जिन्होंने पैसा जमा करा रखा है, तो उस पे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट देंगे तो ये खर्चा होगा। ठीक है। तो खर्च होगा, तो इसको आप यहाँ दिखाएंगे शेड्यूल 15 में। देखो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हेडिंग के अंदर, देखो ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 8/12 8/22। ठीक है। अब उसके बाद अगला पॉइंट है कितना, इंटरेस्ट टू आरबीआई। अब हमने आरबीआई को दिया है, अगर यहाँ पे आता वर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई तो हमें रिसीव्ड होता। अगर अब ये कहता है इंटरेस्ट टू आरबीआई, मीन्स हमने वहां से लोन वगैरह ले रखा होगा, तो इसलिए हमने उसको ब्याज दिया है, तो ये भी हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंडेड के अंदर चला जाएगा 147 रुपए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पेमेंट टू। अब हमने पेमेंट की है, एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, तो ये पेमेंट हुई, तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे, जो हमारे हेड ये एम्प्लॉइज के लिए हैं, तो एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हेडिंग के अंदर शेड्यूल 16 में, देखो देख है शेड्यूल 16 में ऑपरेटिंग टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज। इट मीन्स हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी खर्च होगा, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 के अंदर चला जाएगा। समझ आ गया बेटा। उसके बाद टैक्सेस एंड लाइटिंग, ये भी हमारा क्या है, ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग में जाएगा, इट मीन शेड्यूल 16 में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शेड्यूल 16, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी शेड्यूल 16, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 16, डायरेक्टर फीस 16, ऑडिटर फीस 16, लो चार्जेस 16, पोस्टेज टेलीग्राफ 16, इंश्योरेंस 16, रिपेयर मेंटेनेंस 16, प्रीमियम एक्सपेंसेस 16। क्लियर। तो ये सारे के सारे हमारे 16 हेड से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है नीचे कि एक वर्ड था थर्ड नंबर पॉइंट, अदर इंफॉर्मेशन में, 1/3 ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ, कि जितने भी हमारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसमें से 1/3 हमने राइट ऑफ करने हैं। थे कितने, 90, 90 में से 1/3 राइट ऑफ हो जाएंगे, तो बाकी बच गए कितने, हमारे पास 60 बच गए। तो यहाँ पर आप दिखाएंगे कि 30 हैं जो अदर एक्सपेंडिचर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर 1/3 हमने करंट ईयर में राइट ऑफ करने हैं। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वो ये कहता है कि राइट ऑफ करने हैं, तो जितने राइट ऑफ होते थे वो तो आप प्रॉफिट लॉस में दिखाते थे, और बाकी जो बच जाते थे वो हम बैलेंस शीट में दिखाते थे। यही होता था ना जी। तो ऐसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस ही तो बना रहे हैं, ये बैंकिंग कंपनी का है बस, तो 1/3 हिस्सा यहाँ राइट ऑफ करके दिखा देंगे, बाकी 60 रुपये बचेंगे वो बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ठीक है। क्लियर। हाँ जी। उसके बाद अब देखो हमारे पास सारे पॉइंट्स हो गए, अब हमने हर एक पॉइंट का हमने बैलेंस निकाला। ठीक है। तो हमारे पास इंटरेस्ट अर्न्ड आया 2586, अदर इनकम आई 822, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 969, ऑपरेटिंग आ गया हमारे पास 2096। अब ये सारे पॉइंट्स हम कहाँ दिखाएंगे, शेड्यूल के अंदर दिखाएंगे, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सभी दिखा दिए, हर एक हेडिंग के अंदर दिखा दिया ना भाई। 13वां शेड्यूल का टोटल था 2586, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारे ऊपर पास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में शेड्यूल 13 14 उसके अकॉर्डिंग जितना भी बनता है उतना दिखा दिया। ठीक है। अब उसमें उसके बाद था एक है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, ये हमें क्वेश्चन में
दे रखा होगा, क्योंकि टोटल कितना है प्रोविजन एंड कंटीजेंसी हमारे पास 240। अब ये 240 कैसे आए? देखो, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज ये हमारे जैसे किसी भी टाइप का कोई भी प्रोविजन बनाया जाता है तो अब नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दे रखे हैं, टैक्स का प्रोविजन 148 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का है वो 92, इन दोनों का टोटल करो आप, कितना हो जाएगा 240। तो किसी भी टाइप का कोई भी प्रोविजन होगा तो वो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी हेड के अंदर आ जाएगा। इसका कोई शेड्यूल नहीं होता, ध्यान दें आप लोग, ठीक है, कोई शेड्यूल नहीं है। तो इन सभी का टोटल होगा 3305 रुपये, इनकम हो गई 3408, खर्चे हो गए 3305, तो प्रॉफिट कितना आ गया 3408 में से 3305 घटा दो 103 आ गया। समझ आ गया यहाँ तक? तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल के प्रॉफिट कितने हुए 103। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पिछला कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं दे रखा है, तो ये नील हो जाएगा। प्रॉफिट और लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स पिछले साल का कुछ प्रॉफिट या लॉस होता तो वो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, तो टोटल हो गया 103। यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट? क्वेश्चन में अब फिर क्वेश्चन पे जाओ। अदर इंफॉर्मेशन में नंबर 4 पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे देखो क्या दे रखा है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन किसकी होती है? हमेशा प्रॉफिट्स की होंगी। जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने किस टाइप से बंटवारा करना है, एप्रोप्रिएशन मीन्स बंटवारा ही होता है। तो क्या कहता है 25% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू स्टेचुटरी रिजर्व। ये तो हमारी कंडीशन भी है कि स्टेचुटरी रिजर्व का 25%, टोटल प्रॉफिट का 25% रिजर्व में ट्रांसफर, स्टेचुटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना है। और 5% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिवेन्यू रिजर्व। ठीक है, जितने प्रॉफिट होंगे उसमें से 5% रिवेन्यू में ट्रांसफर करने हैं। तो देखो, हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 103। ठीक है, अब 103 इट मीन ऊपर क्वेश्चन में लिख भी रखी थी 000 ओमिटेड, है ना, था ना ऊपर। तो इसका मतलब 103 और 000 पता चल गई ना कहाँ से आई, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक आइटम के पीछे 3 3 जीरो और हैं, इसका मतलब ये है। तो 1,03,000 का 25% रिजर्व में ट्रांसफर हो गया, 1,03,000 का 5% हमारा अदर, इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है रिवेन्यू रिजर्व में, तो इन्होंने लिख दिया अदर रिजर्व, बात बराबर है। 5150 रुपये। अब बाकी कितने बच गए, 1,03,000 में से दोनों घटा दो, 25,750, 5150, बाकी कितने बच गए 72,100 रुपये। ये हमारे बैलेंस बच गया प्रॉफिट का, जिसको हमने बैलेंस शीट में फॉरवर्ड करना है। क्लियर बेटा? गुड।